नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अब उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं इस वक्त के कुछ अहम खबरों के, जहां पर उत्तराखंड में धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर दी है और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 5 लोग शामिल हैं। पूर्व जज की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना देसाई को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टनकपुर दौरा तय हो गया और बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपचंद पाठक ने बताया कि योगी आदित्यनाथ 28 मई को 11 बजे हेलीकॉप्टर से स्पोर्ट्स स्टेडियम में उतरेंगे। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। साथ ही आज वो बनबसा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम को लेकर हिस्सा लिया और जनता को संबोधित किया। तो वहीं सीएम के लिए ऐसे कार्यक्रमों के जरिए सैनिक परिवारों के वोटों को पाने में आसानी होगी। लगभग 1.5 वर्षों से 2 वर्षों से लगातार हमारी पार्टी को, संगठन को गति देने के लिए हमारी प्रभारी के नाते काम कर रही है आदरणीय रेखा वर्मा जी, जो लोकसभा की सांसद भी हैं से बगल से, लखीमपुर खीरी के बगल से, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारे प्रदेश की प्रभारी है आदरणीय रेखा वर्मा जी, हमारे सैनिक कल्याण मंत्री, जो सैनिकों के बीच में लगातार काम करते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि अपना नंबर बताया उन्होंने, तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी अपने पिताजी का नंबर जो है, जब भी मैं कैंटीन में सामान लेने जाता था तो मुझे भी हमेशा उनका नंबर लिखवाना पड़ता था शुरू में। उनका नंबर था JC 99351, मुझे याद है। गणेश जोशी जी, हमारी कैबिनेट मंत्री, जो पिछले काफी समय से यहाँ लगातार आप लोगों के बीच में है, रेखा आर्यती बहन, हमारे करावल नगर दिल्ली से कई बार जब वहां कोई नहीं जीतता है तब भी वो अजय रहते हैं। हमारे मोहल्ला बहुत एक कार्यक्रम था, विद्यार्थी परिषद के सभी विद्यार्थियों ने कार्यक्रम किया था चंपावत, और उसमें भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया जब मुझे बचपन की सारी स्मृतियां मेरे सामने आ गई। और मैंने वहां कहा कि मैं 2 कार्यक्रमों में जाने से कभी अपने को रोक नहीं पाता हूं। अब आपको क्या चुनाव का समय है, अगर चुनाव का समय न भी होता, आप लोग कभी भी मुझे बुलाते या मुझे कोई सूचना होती, तो मैं सैनिकों के हर कार्यक्रम में जाता हूं। ये गणेश जोशी जी अच्छी तरह से जानते हैं, इनके साथ गया हूं। और ये कैप्टन भानीचंद जी जो मंच पर है, काफी साहब, अब वैसे तो दूसरे वाले कैप्टन काफी साहब कहाँ चले गए, पीछे बैठे, तो आप लोग काफी समय से यहाँ पर काम करते हैं सैनिकों के बीच में। लेकिन कैप्टन भानीचंद जी ये मेरे अंकल जी भी हैं। अब इन्होंने मुझे एक टोपी लाकर वहां पहना रहे थे। अब खटीमा का जो बाईपास निकला है ना, अब उसका नाम खटीमा बाईपास नहीं, अब उसका नाम हो गया टनकपुर बनबसा बाईपास। वो बाईपास आप ही लोगों के काम आएगा खटीमा वालों से ज्यादा। एक हमने अभी भारत सरकार से 46 करोड़ रुपए का जो बाईपास वहां पर स्वीकृत करवाया है, वो बाईपास खटीमा के अंदर आप लोग न जाए। अब आपको दिल्ली जाना है, रुद्रपुर जाना है, रामपुर जाना है, मुरादाबाद जाना है, या देश के अनेकों शहरों में जो आप पहले खटीमा के अंदर से जाते थे तो आपको 1 घंटा लग जाता था, कई बार जाम में फंस जाते थे। लेकिन अब आपको 1 महीने के अंदर सीधे वो बाईपास मिलेगा और आप जो है खटीमा शहर में नहीं जाएंगे। आपको लगभग 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर के बाईपास से मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आप पूरा शहर पार कर लेंगे। और जब बाईपास बन रहा था तो आपकी जमीन भी थी, और आपके साथ साथ जो है वहां खटीमा में ऐसे बहुत लोग थे, कम से कम 500 से 1000 परिवार, लेकिन उनके नाम पर जमीन नहीं थी। और तो उनको मुआवजा नहीं मिल रहा था। अब मैं तो इनको जानता था, पिताजी कहते थे भानीचंद साहब, भानीचंद साहब, और हमारा भी क्या था कि जब
पिताजी वहां से कभी श्रीलंका में होते थे, कभी किसी बॉर्डर में होते थे, कभी सूरतगढ़ में होते थे, कभी बबीना में होते थे। तो हमारे यहाँ जो है वो सारा वहां से सामान लेकर हमारा एक कैप्टन भानीचंद अंकल लेकर आते। और मुझे सवेरे में कहना था कि विद्यार्थी परिषद के जब कार्यक्रम में गया था तो बचपन याद आ रहा था। और वैसे ही बचपन यहाँ पर जब एक टोपी लेकर आए और टोपी भी महारेजिमेंट की लेकर आए, तो इन्होंने कहा ये वाली टोपी पहनोगे कि ये वाली पहनोगे? मैंने कहा मैं महारेजिमेंट की टोपी पहनूंगा, क्योंकि मुझे मेरे कुछ पिताजी की याद और उनका स्मरण इस टोपी के पहनने से होने लगा। जब मैं यहाँ आ रहा था एक बार लगा कि मेरे आंसू निकल जाएंगे, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच में आता हूँ तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक मुख्यमंत्री के रूप में आ रहा हूँ, किसी नेता के रूप में आ रहा हूँ। तब मुझे ऐसा लगता है कि सब में मेरे पिताजी की छाप दिखाई देती है मुझे, कि वो सब मेरे गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में मुझे दिखाई देते हैं। और मैं भी सेना में जाना चाहता था, मैं भी सैनिक बनना चाहता था। और मैं 5-5 किलोमीटर रोज दौड़ लगाता था, नहर के किनारे बिल्कुल यहाँ से लेके कभी लोहिया हेड तक, कभी झंडैया तक, वहां एक तरफ से। और कोशिश करते थे कि जो आपका एक्सीलेंट टाइम होता है 3 किलोमीटर वाला जो दौड़ होती है, 3 किलोमीटर होगा, तो मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। क्योंकि मैं इकलौता था और बड़ी बहन की भी थोड़ा तबियत खराब रहती थी। मेरे पिताजी ने मना किया, कहा बेटा तू जो है घर की देखभाल कौन करेगा? और मैंने उनकी बात मान ली। उनकी बात का मानने का परिणाम यह है कि मैं सीधे सीधे, जैसे आप सब लोग सेना में काम करके आए हैं, मैं वैसा सैनिक तो नहीं बन पाया, लेकिन आप मुख्य सेवक बन गया, इसलिए मैं अपने आप को सैनिक ही मानता हूं। और तो हैं उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बच चुका है और आपको बता दें कि सीएम धामी चंपावत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता से संपर्क कर रहे हैं। और वहीं इस चुनावी मैदान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चंपावत विधानसभा क्षेत्र के टनकपुर और बनवसा क्षेत्र में अपना दमखम दिखाएंगे। अब बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि सीएम योगी के भव्य स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 28 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर हेलीपैड पर उतरेंगे और जहां से सीधे मुख्य बाजार के निकट स्थित गांधी मैदान में कार्यक्रम जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और वहां से जनता को संबोधित करेंगे और सीएम धामी प्रचार करेंगे। उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जनता तो प्यार करती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। और वो टनकपुर बनबसा अपना कार्यक्रम दे रहे हैं मोदी हमारे पुष्कर धामी जी के समर्थन में, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ पार्टी को। किस तारीखों को? 28 तारीख को उनका आना है, अब तक 11 बजे की सूचना है। तो हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां परेड ग्राउंड में बीएसएफ के जवानों द्वारा पर जोरों से की जा रही हैं और इस मौके पर बीएसएफ के जवान अपने अभ्यास सत्र में अनोखा बाइक स्टैंड कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के अलग अलग 26 शहरों में मनाया जाएगा और इसके अवसर पर टीम लीडर कैप्टन अवधेश सिंह ने बताया कि रोज़ परेड ग्राउंड में दर्शकों ने अभ्यास सत्र के दौरान हमारा काफ़ी उत्साहवर्धन किया है और प्यार बरसाया। साथ ही कहा कि सबसे पहले देहरादून के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और हमारे अभ्यास सत्र को देखने के लिए जनता का हुजूम लगा हुआ है। जवान जो है जाबाज यहाँ पर स्टंट करते दिखाई दिए, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ? जी, पहले तो मैं इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह, बीएसएफ की जानबाज मोटरसाइकिल टीम का टीम कैप्टन, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ासकर देहरादून की जनता का, जो अभी हमारे अभ्यास सत्र से ही आकर के हमें अपना असीम आशीर्वाद और प्रेम दे रहे हैं। और जहां तक रही बात कि क्या है हमारा ये शो, तो आज़ादी का अमृत वर्ष मनाया जा रहा है, जिसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से जाना जा रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के आदेश पर मनाया जा रहा है। इसके दौरान हमारी जो जानबाज मोटरसाइकिल टीम है
चूँकि भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे अच्छी मोटरसाइकिल स्टंटिंग टीम, स्टंटमैन बहुत होंगे लेकिन टीम के नाम से अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे अच्छी और वेल डिसिप्लिन्ड टीम है। हमारे नाम से बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं हमारी टीम के नाम से, इसलिए भारत सरकार ने हमारी टीम को चुना है। हमारे बीएसएफ के डीजी श्री पंकज कुमार सिंह, उनके आदेश पर हमारी ये टीम पिछले साल 2021 15 अगस्त 2021 से भारत के अलग अलग 26 शहरों को मार्क किया गया, जिसमें 100 करना था, जिसमें से लगभग हम 19 अब तक कर चुके हैं और 20वां ये देहरादून का प्रोग्राम है जो 29 मई शाम 5 बजे आपके इस परेड ग्राउंड में होना है, जिसकी तैयारियां हमने ज़ोर शोर से शुरू कर दी हैं, जिसको आप लोगों ने देखा भी होगा। और हम चाहेंगे कि आप लोग इस ग्राउंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके हमारे जवानों को, हमारे देश के जितने भी सुरक्षा बल हैं उन सब का मनोबल बढ़ाएं। और जहां तक रही बात कि इन जवानों की जो आप हमारे पीछे और हमारे साथ खड़े हुए देख, तो उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जसपुर पुलिस द्वारा एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई, जिसमें पुलिस द्वारा स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है और जिसमें छात्रों को नशे, साइबर क्राइम और ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया गया है। वहीं कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि यह बच्चों का सबसे शुरुआती दौर है, उन्हें नियमों की जानकारी होगी तो बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। इस रात के निर्देशानुसार जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे सबसे शुरुआती दौर है हमारे जीवन का, तो उन्हें अगर हम कुछ भी समझाएंगे, कुछ भी बताएंगे, उन्हें नियमों के बारे में बताएंगे तो वो बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। तो उसी अभियान के तहत हम आज यहाँ केवीएम इंटर कॉलेज में आए थे और बच्चों को नशे के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में और ट्रैफिक के बारे में जो भी जानकारियाँ थी उनके नियमों के बारे में समझाया गया और उन सभी से अनुरोध किया गया कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बने, नियमों का पालन करें और अपने देश का, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने प्रदेश का। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण पर डोईवाला अस्पताल के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने जमकर हमला बोला है। और सेमवाल ने कहा कि स्थानीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला नहीं चाहते कि डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुबंध हिमालयन अस्पताल से खत्म हो। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय विधायक को इस मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि 1 हफ्ते के बाद स्थानीय विधायक का पुतला फूंक देंगे और पूरे उत्तराखंड में जितने भी अस्पताल पीपीपी मोड पर दिए गए हैं उनका निस्तारीकरण के लिए व्यापक जन आंदोलन शुरू करेंगे। 46 दिन का आंदोलन हुआ था हॉस्पिटल का अनुबंध निरस्त कराने के लिए, हिमालयन हॉस्पिटल से वापस लेने के लिए, और जनवरी में स्वास्थ्य सचिव ने ऑर्डर कर दिए थे कि इसको निरस्त किया जाए। लेकिन उसके बाद जो विधायक यहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं वही बार बार इसमें ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि ये हॉस्पिटल का अनुबंध निरस्त नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर के इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारा साफ साफ अल्टीमेटम है कि हमारे पास इस बात के पुख्ता एविडेंस है कि जो विधायक हैं ब्रजभूषण गैरोला डोईवाला के, वो नहीं चाहते हैं कि इस अस्पताल का एग्रीमेंट हिमालयन अस्पताल से ख़त्म हो। इस अस्पताल को हिमालयन अस्पताल की गोद में ही रखना चाहते हैं। और जब जनता नहीं चाहती, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं चाहते, CMS, CMO, DGP और जो DG हैं मेडिकल के, स्वास्थ्य सचिव हैं, इन सब लोग लिख के दे चुके हैं कि भाई ये अस्पताल अनुबंध के अनुसार नहीं चल रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि जो यहाँ के विधायक हैं, जिनको यहाँ की जनता ने जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा है, क्या कारण है कि वो इस अस्पताल को हिमालयन अस्पताल की गोद से छुड़ाना नहीं चाहते? साफ अल्टीमेटम है कि हमारे पास क्योंकि इस बात के पुख्ता एविडेंस है कि विधायक का ऑब्जेक्शन है इस मामले में, इसलिए विधायक अपनी स्थिति स्पष्ट करें जनता के सामने, पत्र लिख के बताएं कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, नहीं तो फिर विधायक के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और पूरे उत्तराखंड में जितने भी हॉस्पिटल प्रो बोनो में हैं या पीपीपी मोड में हैं, सारे अस्पतालों को पीपीपी मोड से, तमाम अनुबंधों से मुक्त कराने के लिए फिर व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाएगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
इसके बाद आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के, जहां पर उत्तराखंड के द्वाराहाट में क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न हुई और बैठक की अध्यक्षता दीपक किलोला द्वारा की गई। बैठक में द्वाराहाट विधानसभा के विधायक मदन बेस्ट मौजूद रहे। मदन बेस्ट ने बगौली पोखर योजना के बारे में चर्चा की और साथ ही उन्होंने कहा कि गगास वाली लाइन में भी अभी तक पानी नहीं आ रहा है और राज्य में जल ही जीवन है पार्टी बनाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जल व्यवस्था ठप है। और विधायक वेस्ट ने कहा कि अब कोई भी अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी। जल संस्थान के अंतर्गत 10 NGO काम कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोरोना काल की वजह से 2.5 साल के बाद आज UBDC की बैठक हुई। समस्याओं को तो अंबार है और ये अंबार आज से नहीं 5 साल से भी हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। समस्या का समाधान जब तक बजट का प्रावधान सरकार नहीं करेगी तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। मैं देख रहा हूँ कई विभागों में, अब PWD विभाग है, पैसा नहीं है, लघु सिंचाई विभाग है, 17 से 1 पैसा लघु सिंचाई विभाग में नहीं आया और अन्य सिंचाई विभाग है। ये कह रहे थे अभी हमसे CPO की, मतलब इतना पैसा है, मैंने कहा पैसा है कहाँ? सर एक बात जोरों से उठ रही थी, ये यहाँ पर एक तो हर घर नल घर घर जल, और दूसरा ये जो यहाँ पर डैम पर थोड़ा विवाद यहाँ पर आ रहा है कि डैम से जो खनिज यहाँ पर से निकाला जा रहा है अवैध पत्थर, तो उसकी जांच के लिए सदन मांग कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, सदन में मांग लोगों ने करी, BDC मेंबरों ने करी, ग्राम प्रधानगणों ने उसकी जांच की मांग करी और जांच होनी भी चाहिए उसमें, जबकि डैम को जो है 22 में तैयार हो जाना चाहिए था। आज डैम का 30% में भी काम नहीं है। जो आप खुद ही जानते हैं, जो पहले के भी विधायक थे उनका ठेका था, उसी ठेके के अनुसार वो काम करते रहे और पत्थरों की चोरी करते रहे, जिससे कि डैम का काम अभी तक पड़ा है। जीवन मिशन में और आपका जो भी जल जीवन मिशन है, आज इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं, जिनका बहुत जगह बहुत प्रधान जनप्रतिनिधियों द्वारा ये कहा गया है कि हमारे क्षेत्र में जो भी घर घर जल घर घर नल वाले जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उसमें बहुत अनियमितताएं पाई गई हैं और उसके लिए हमने हर विभाग को जो भी उसका विभाग है उसको हमने बोला है 15 दिन में आप उत्तर हमको इसका दें। जो भी जनप्रतिनिधि के सवाल है 15 दिन के अंदर आप अपना उत्तर दीजिए। ये जो डैम में अवैध खनन को लेकर के सदन में बहुत जोर से हंगामा हो रहा था, और क्या इस पर कार्रवाई हुई? आज इस पर इनके द्वारा मेरे हिसाब से मैंने ये बात जिले की बैठक में भी पहले उठा चुका हूँ, एक बार अखबार में भी दे चुका हूँ। आज कोई योजना अगर धरातल में आती है, बड़ी मुश्किलों से सरकार द्वारा शासन द्वारा रुपया पहुंचाया जाता है, पर लेकिन आज उसका ऐसा दुरुपयोग आज देखा जा रहा है। आप देखिए इतना आज इस योजना को होते हुए मेरे ख्याल से जितना मैं जानता हूँ 3 या 4 साल से ऊपर हो गए, पर लेकिन आज तक एक कार्रवाई वहाँ 10-30% काम नहीं हुआ है आपका। तो वहीं गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आज BDC की बैठक का आयोजन किया गया और जहां जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्या विभागों के अधिकारियों के सामने रखी। और इस मौके पर जिला कार्य विकास अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि आज क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और सभी विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और आज मुख्य समस्या बिजली पानी को लेकर आई है, जिनको जल्द सही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। वही विधायक प्रतिनिधि के तौर पर अतुल पांडे विधायक पुत्र ने कहा कि विभागों के आपसी लड़ाई के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इस तरह विकास कार्य प्रभावित ना हो इसके निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों से कहा गया है कि समस्याएं जनप्रतिनिधि जो भी लेकर आए हैं उनका निराकरण जल्द किया जाए। तो जी आज विधायक प्रतिनिधि के तौर पे आप बैठक में मौजूद रहे, किस तरह की समस्याएं हैं और अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश आपके प्रतिनिधि होने के नाते दिए गए? देखिए, आज गदरपुर ब्लॉक की सभी BDCों की एजेंडा बैठक था, उसमें मुझे भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बैठक में रहने का सौभाग्य हुआ और सभी चीज़ों का निचोड़ एक ही निकला कि सड़क बन रही है, मान लो पानी की लाइन बिछ रही है तो सड़क उखड़ रही है, उसके बाद PWD का रोल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपसी विभागीय लड़ाइयाँ हैं उनके कारण सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं जो चरमराई हुई हैं, तो उन सब चीज़ों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं अधिकारी और विभाग हैं। तो ये सब चीज़ों का निचोड़ निकल कर के आया
और इस पे हमारे जो आज यहाँ इस कार्यक्रम के बैठक के अधिकारी थे तो उन्होंने इस बात को स्वीकारते हुए बोला कि जल्द से जल्द इन चीज़ों पे सुधार भी किया जाएगा। जल निगम जा रहा है उन सड़कों को घेर दे रहा है। मैंने इन्हीं सब चीज़ों को मेंशन कर दिया जी। तो इसीलिए मैंने आज अधिकारियों को इन चीज़ों से अवगत कराया कि मान लीजिए अगर पहले पाइपलाइन बिछनी है तो पहले पाइपलाइन बिछा दीजिए, काम भले 2 महीना लेट हो जाए लेकिन काम सिस्टम से हो, व्यवस्थित तरीके से हो। कोई सिस्टम नहीं। किस तरह के मुद्दे आए हैं, क्या समस्याएं जनप्रतिनिधियों और लोगों के सामने आई हैं और निराकरण क्या होगा? आज यहाँ पर क्षेत्र पंचायत गदरपुर की बैठक आहुत की गई है जिसमें हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी भी शामिल हैं और यहाँ पर क्षेत्रीय जनता और जो उनके प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। और जो मुख्य रूप से मुद्दे आए हैं वो उसमें बिजली के मुद्दे आए हैं और पेयजल की समस्याओं के संबंध में यहाँ पर प्राप्त हुई हैं समस्याएँ, और इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग से यहाँ पर समस्याएँ प्राप्त हुई हैं और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निस्तारण यहाँ पर कर लिया गया है विकासखंड स्तर पर। कुछ समस्याएं जनपद स्तर की हैं, उनको जनपद स्तरीय अधिकारियों को यहाँ से भेज दिया गया है। सर जिस तरीके से जो हम लोग पहुँचे थे यहाँ, देखिए कुछ विभागों का जो मुद्दे थे वो ऐसे संज्ञान में आया है जिसमें कुछ विभाग हैं उनको बता दिया गया, बाकी अत्यधिक ज़्यादातर विभागों के जो मुद्दे थे उन्होंने जो पिछली बैठक के मुद्दे थे वो सॉल्व कर लिए हैं, वो यहाँ पर अवगत करा दिया गया। कुछ विभाग हैं उनको अलग से निर्देशित कर दिया गया है, उनसे कुछ विभागों से कहा गया कि वो आज ही मौके पर जाएँ और संबंधित जो जनप्रतिनिधि उनको अवगत कराएँ। सर ग्रामीण क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन के विभाग द्वारा, लघु सिंचाई विभाग द्वारा गुणवत्ता विहीन जो है मटेरियल लगाए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को जेई कोई एक्शन को फ़ोन किया जाता है, वो कहते हैं जांच कराएंगे लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचता। क्या कुछ कहेंगे? जो इस प्रकार के विशेष जो प्रकरण आप बता रहे हैं, अगर ऐसे कोई प्रकरण हैं तो उनको आप अवगत करा देंगे और जो उनके सक्षम अधिकारी जनपद स्तर पर हैं उनको उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा और नियमानुसार जाँच के लिए कहा जाएगा। तो वहीं जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा शहर के नामी मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि बीती रात करीब 1 बजे पीलीभीत रोड स्थित क्वालिटी स्वीट्स में भीषण आग लग गई और आग लगने की सूचना से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर अग्निशमन की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची और इतनी तेज आग थी कि तीसरी मंजिल तक आग ने अपने रुद्र रूप दिखा दिया। तो वहीं अग्निशमन की गाड़ियों ने बमुश्किल करीब 6 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और रेस्टोरेंट स्वामी का कहना है कि करीब 90 लाख का नुकसान हुआ है। जैसे हम घटनास्थल पर गए हमने देखा कि आग बहुत विकराल मची। तो एक गाड़ी हमारी फायर स्टेशन से रवाना हुई थी यहाँ से, तो आग ज़्यादा होने के कारण जैसे बनबसा से एक टनकपुर और 2 गाड़ी सितारगंज से बुलाई गई। वहाँ लग तो जैसा ज्ञात हुआ है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगेगी, जहाँ तक ख्याल है। तो बाद में आगे जांच करी जाएगी तो पता चलेगा। मालिक से बात हुई तो कह रहे 80 से 90 लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है। आप हम देखेंगे बाद में, अभी जानकारी लेंगे फिर पता चलेगा। अभी नोटिस के बाद भी अग्नि सबको नोटिस दे रखा है, अनिश्चित ले लेते और उनकी गलती है। नोटिस हमने सबको जारी कर रखा है। इसमें ऐसा परिवार तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में व्यापारी और कांग्रेस कार्यकर्ता HR बहुगुणा ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता को आनंदपान में पुलिस ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है और पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है, जिसमें पुलिस ने घटना का मौके का मुआयना किया और कई लोगों से पूछताछ की। फायर की आवाज़ हुई, जब ये लोग गए तो लोलान पड़े थे, समस्या था। वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए, सुशीला के बारे में काफ़ी प्रयास किया गया। तो अभी हम डॉक्टरों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। संभवतः अभी उन्होंने हमें लिखित रिपोर्ट नहीं दी, संभवतः डेथ हो गई। तो प्रमाणित तभी होगा जब रिपोर्ट मिल जाएगी। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही, क्यों ऐसा उन्होंने किया? वजह तो देखो, क्या उनकी मानसिक हालत चली हुई इसमें नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लग सकता है शायद मानसिक अवसाद में रहे होंगे, परेशान रहे होंगे जी। कारण कोई भी हो, ये भी जांच का विषय है। इस बिंदु को भी लेकर जांच की जाएगी। सर पुलिस को सूचना मिलने से लेके और जब तक इन्होंने खुद को गोली मारी, कितना ड्यूरेशन रहा होगा, टाइम पीरियड कितना रहा होगा? ऐसा आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं बता सकते हैं। जैसे ही सूचना मिली है पुलिस को, पुलिस तुरंत बिना किसी समय गंवाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।